हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं पार्ला टिप्रोमा एनपी सुनियावाली, आप सभी का एनपी सुनियावाली के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज की ये जो हमारी वीडियो है, ये 8वीं कक्षा के भारतीय खोज नामक पुस्तक का जो दूसरा पार्ट है, तलाश, उस पार्ट की दूसरी वीडियो है। क्योंकि पहली वीडियो के अंदर हम इसके आधे प्रश्न कर चुके थे, अब बाकी के जो रहे क्वेश्चन हैं वो इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो के अंदर जो क्वेश्चन लिए गए, पहला वो क्वेश्चन है, इस पार्ट का छठा क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार भारत की शक्ति क्या है और उस शक्ति का पतन कब हुआ। इसमें ये पूछा गया है कि लेखक के अनुसार जो भारत की शक्ति है वो है क्या, और जो शक्तियाँ थी उनका पतन कैसे हुआ। तो लेखक ने भारत की शक्ति उसके प्राचीन और नवीन के मध्य सामंजस्य स्थापन करने की तीव्र इच्छा को माना है। लेखक ने भारत की शक्ति किसे माना है कि इसके जो पुराने और प्राचीन मतलब पुराना और नवीन मतलब आज की जो सोच है, इन दोनों सोच के बीच में जो सामंजस्य स्थापना की, यानी मेलजोल जो बिठाया, वही जो इसकी ताकत है, वही इसकी शक्ति है। जिसके कारण क्या हुआ कि पुराने विचारों को सुरक्षित रख सकने के साथ साथ नए विचारों को अपना भी लिया। अब इसी जो मतलब मेलजोल की वजह से, या इसी जो तीव्र इच्छा की वजह से, इसी दृढ़ संकल्प की वजह से भारत की जो सभ्यता और संस्कृति के जो पुराने विचार हैं उनके साथ उन्होंने नए विचारों का सामंजस्य बिठाया, तालमेल बिठाया, जिससे उनके पुराने विचार जो है वो भी सुरक्षित पड़े और नए विचारों को उन्होंने अपने जीवन के अंदर अपना भी लिया। तकनीकी दौड़ में पिछड़ने के कारण भारत की शक्ति का पतन जरूर हो गया। तकनीकी जो दौड़ थी उसमें भारत पिछड़ गया था, जिसके कारण उनकी शक्तियों का क्या हो गया, दम जो है पतन हो गया, नाश हो गया। मानसिक जड़ता और निराशा के कारण भारत के लोग अपने प्राचीन विचारों के महत्व भूल गए और नए विचारों को अपना नहीं सके। अब क्या हुआ, मानसिक जड़ता के कारण कह सकते हो आप, या उनकी निराशावादी विचारों के कारण कह सकते हो कि उन्होंने अपने पुराने विचारों का महत्व वो भूल गए और नए विचारों को अपना नहीं सके। अब पुराने विचार थे उनको भी भूल गए और नए विचारों को अपना भी नहीं सके, इसलिए भारत की शक्ति का पतन हो गया। देखो, इस प्रश्न के माध्यम से लेखक हमें क्या समझाना चाहता है कि हमारी जो भारत की जो शक्ति थी वो ये थी कि हमारे प्राचीन काल की जो सभ्यता थी और नए जो आज के विचार हैं उनके बीच में जो तालमेल बिठाने की हमारी जो तीव्र इच्छा थी, वही हमारी ताकत थी। क्योंकि उसकी वजह से हमने क्या किया, हमने अपने विचारों को जिंदा रखा पुराने वालों को, और नए विचारों को भी अपने जीवन के अंदर उतारने में हम सफल रहे। लेकिन तकनीकी दौड़ में पिछड़ने के कारण क्या हुआ कि हमारे कुछ मानसिक निराशा के कारण हम लोग जो पुरानी हमारी सभ्यता थी, पुराने हमारे जो विचार थे, उन विचारों को भी तो हम भूल गए और नए विचारों को हम अपना सकने में भी नाकामयाब रही। इसके कारण हमारी शक्तियों का क्या हो गया, पतन हो गया। आज का जो अगला क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। उसमें क्या है, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि भारत की तलाश में लेखक ने किसे भारत की वह शक्ति बताया जो विदेशी शासकों को चुनौती दे सकती है। आज के जो भारत है उसकी तलाश करते हुए लेखक ने ऐसी कौन सी शक्ति को बताया जिसे विदेशी शासकों को चुनौती दे सकती है, मतलब वो शक्ति है जो, या वो ताकत है जो विदेशी शासकों को चुनौती दे सके, ऐसा कुछ उन्होंने बताया है। वो कौन सी तलाश है या कौन सी शक्ति है। तो भारत की तलाश में लेखक भारतवासियों की विषय में जानकारी प्राप्त कर रहा था। अब जब भारत की तलाश जो उन्होंने पुस्तक लिखी, उसमें लेखक क्या कर रहा था, भारतवासियों के बारे में जानकारियाँ इकट्ठी कर रहा था, ताकि समय आने पर वह भारत की स्वतंत्रता के संघर्ष का नेतृत्व कर सके। ताकि जब समय आए और उसे उस भारत की ताकत का पता लग जाए, तो जिससे क्या वो उसकी नेतृत्व कर सके उस स्वतंत्रता की संघर्ष में, और उन शक्तियों के बलबूते वो अपने देश को आज़ाद कराने में समर्थ हो। ऐसा विचार करते हुए उन्होंने भारत की खोज नामक जो विचारधारा रखी थी, जिसमें वो भारत की शक्तियों को पहचाना। सर्वप्रथम लेखक ने मध्य वर्ग के लोगों की ओर देखा। देखो, हमारे समाज के अंदर ना जो सामाजिक जो लोग हैं उनको 3 वर्गों में बांटा गया है, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग और मध्य वर्ग। तो सबसे पहले लेखक ने क्या देखा था, मध्य वर्ग के लोगों की ओर देखा। लेखक को लगा कि मध्य वर्ग वह वर्ग है जो अंग्रेजी सरकार द्वारा बनाए गए ढांचे की उपज है। मतलब कहने का भाव क्या है कि लेखक ने ये समझा था कि मध्य वर्ग जो है ना, वो अंग्रेजी जो सरकार थी उनके द्वारा बनाया गया ढांचा था, उसकी उपज है वो, यानी उनके नक्शे कदम कह सकते हो आप, उनकी विचारधाराओं से वो कुछ प्रभावित था, ऐसा कह सकते हो। इसकी वजह से उन्होंने सबसे पहले बार जो सोच विचार किया वो मध्य वर्ग की हो गया। उनमें वह शक्ति एवं दृढ़ निश्चय नहीं है जो विदेशी सरकार को उखाड़ फेंके, क्योंकि उन्होंने ये इसलिए सोचा था कि वो उनकी उपज है, उनकी देन है, तो अब वो उनके खिलाफ बगाव थोड़ी करेंगे। इसलिए वो सामर्थ्य उनके अंदर नहीं है जो उनको वो भगा सके यहाँ से।
वे अपने स्वार्थों से चिपके हुए, मध्य वर्ग के जो लोग थे वो अपने स्वार्थों से चिपके हुए, उन्होंने माना था कि वे तो अंग्रेजी सरकार के जो है मतलब कह सकते हैं आप जी हुजूरी करने वाले लोग थे, तो वो उनके खिलाफ नहीं जाएंगे। फिर लेखक की दृष्टि वो ग्रामीण लोगों पर पड़ी, जो गाँव के जो लोग थे उन पर जाती है, और उनमें ऐसा कुछ अनुभव हुआ जो मध्य वर्ग में नहीं था। अब जब उनके बारे में सोचा तो उन्हें कुछ ऐसा लगा जो मध्य वर्ग से वो कुछ भिन्न थे। इनमें लेखक को उम्मीद से भी अधिक मिला, यानी लेखक जैसा सोचते थे उनसे उसको कुछ काफ़ी अधिक मिला कि ये लोग हैं जो कुछ कर सकते हैं, स्वतंत्रता की जो आज़ादी है, स्वतंत्रता का जो संघर्ष है उसमें आगे बढ़ चढ़कर भाग ले सकते हैं, और शायद ये वो लोग हैं जो इस शासन को पलट सकने में या इनको उखाड़ फेंकने में भी सामर्थ्य रखते हैं। उनमें वह दृढ़ता और आंतरिक शक्ति थी जो अंग्रेजी साम्राज्य को चुनौती दे सकती है। कहने का तात्पर्य है कि नेहरू जी ने साधारण ग्रामीण जनता को वह शक्ति कहा जो भारत के राष्ट्रीय संघर्ष का आधार बन सकती है। अब इस पूरे प्रश्न का निचोड़ क्या बनता है, ये बनता है कि जो नेहरू जी थे उन्होंने भारत के अंदर कौन सी शक्ति खोजने की कोशिश करी जो विदेशी शासन को उखाड़ फेंक सके। अब नेहरू जी ने क्या सोचा था, पहले तो उन्होंने ये सोचा था कि क्यों ना मैं भारत के अंदर ऐसी शक्तियों को खोजूं जिससे मैं स्वतंत्रता के संघर्ष में उनका नेतृत्व करके और अंग्रेजी सरकार को यहाँ से उखाड़ देंगे। फिर उन्होंने मध्य वर्गीय जो लोग थे उनकी तरफ देखा, लेकिन उनके अंदर उन्होंने पाया कि ये तो इनकी ही उपज अंग्रेजी शासन की, इसलिए इन लोगों को वो सामर्थ्य नहीं है जो मैं चाहता हूँ कि ये इनके खिलाफ कर सके। उसके बाद उन्होंने ग्रामीण लोगों की तरफ देखा, लेकिन वहाँ पर उनको ऐसा लगा कि जो उन्होंने सोचा था उससे कहीं उनको ज़्यादा मिला, क्योंकि उन लोगों को वो सामर्थ्य था जो अंग्रेजी शासन का विरोध कर सके और उनको यहाँ से जो भारत देश छोड़ने पर मजबूर कर सकें। तो ये दूसरा जो प्रश्न था आज का जो तीसरा प्रश्न है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत माता के स्वरूप में किन शब्दों को स्पष्ट किया है। पंडित नेहरू थे, उन्होंने भारत माता के स्वरूप में किन शब्दों को स्पष्ट किया है, ये देखिए। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी किसी भी सभा में जाते थे तो उनके स्वागत में लोग भारत माता की जय के नारे लगाते थे। नेहरू जी ने जब भारत माता के विषय में प्रश्न किया तो सब एक दूसरे के मुंह की तरफ देखने लगे। अब नेहरू जी जहाँ भी जो जनसभा करते थे वहाँ पर लोग भारत माता की जय का नारा लगाते थे, लेकिन जब नेहरू जी ने पूछा कि भारत माता की जय है क्या, तब वो लोगों के समझ नहीं आया कि ये है क्या वास्तव में, वो एक दूसरे के मुंह की तरफ देखने लगे। तब नेहरू जी ने कहा था कि भारत माता भारत की मिट्टी, नदियाँ, पहाड़, जंगल, खेत और भारत की जनता है। यानी भारत माता है क्या, हमारे देश की जो नदियाँ हैं, जो पहाड़ है, जो लोग हैं, जो संस्कृति है, ये सब चीज़ें जो है भारत की धरती पर जो विद्यमान है वो सारी भारत माता है। तो भारत माता के स्वरूप में यहाँ रहने वाले सभी लोग आ जाते हैं, यानी इस देश में विविध प्रकार के जो लोग रहते हैं वो सारे भारत माता के स्वरूप के अंदर ही आ जाते हैं, यानी सारी भारत माता है। हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक की सीमाएं अवध, यह पूरा देश भारत माता है। तो नेहरू जी ने जब भारत माता के विषय में जयकारे के बारे में जब लोगों से पूछा तो लोगों के मुख से कोई जवाब नहीं आया, तब नेहरू जी ने बताया था कि भारत माता आप सब लोगों इस हमारे देश के अंदर जो नदियाँ, पहाड़, जंगल, पेड़ पौधे, उत्तर से लेकर पूर्व और उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम तक, यानी कश्मीर से कन्याकुमारी तक जितने भी सारे लोग, जनता इसमें जो निवास करते हैं वो सारी भारत माता का ही स्वरूप है। इस प्रकार उन्होंने बताया लोगों के अंदर की भारत माता क्या है। तो यहाँ से लोगों के अंदर एक अच्छी भावना जो उत्पन्न हुई और लोग अपने आप को भारत माता समझकर अपने आप को गुलामी की जंजीर से जो छुड़ाने के लिए, आज़ाद होने के लिए एक जो है मतलब पूरे दृढ़ निश्चय के साथ संकल्प करने लगे, ताकि इसलिए कि हम अपने देश को आज़ाद करा सकें। तो आज का जो आखिरी प्रश्न है वो ये है कि भारत की जन संस्कृति लेखक को कहाँ दिखाई पड़ी थी। अब भारत की जो जन संस्कृति थी वो लेखक को दिखाई कहाँ पड़ी थी, यह प्रश्न अपन ने इसका संक्षिप्त रूप में पहले भी पढ़ लिया था पहले वीडियो के अंदर। तो लेखक भारतीय संस्कृति के प्रति आस्थावान रहा है, हमेशा ही जो नेहरू जी थे वो भारतीय संस्कृति के प्रति आस्था रखते थे। उसके विविध रूपों को देखने की उनके मन में तीव्र इच्छा रही थी, मतलब भारत के अंदर अलग अनेकों प्रकार की संस्कृति, और वो चाहता था कि मैं इनके अलग अलग रूपों को आत्मसात कर सकूँ, उनको देख सकूँ। उन्हें भारत की जन संस्कृति के दर्शन यहाँ के रामायण एवं महाभारत तथा अन्य महान ग्रंथों में हुए। जब उन्होंने भारतीय ग्रंथ देखे, रामायण देखी, महाभारत देखा, अलग अलग प्रकार के और जो महान ग्रंथ थे उनको देखा, तो उनमें उसको भारतीय संस्कृति के बारे में ज्ञान हुआ। रामायण एवं महाभारत का प्रभाव देश के कोने कोने में, यानी जो रामायण और महाभारत है उसका प्रभाव तो पूरे देश के किसी भी कोने में जाके देखेंगे वहाँ पर उसका प्रभाव में
मिलता है। इन ग्रंथों के अनुवाद उनकी भाषाओं में हुए हैं। इन ग्रंथों के अनुवाद अनेक भाषाओं में है, यानी हर हमारे देश है जो विविध भाषाई देश है, यहाँ पर हर क्षेत्र की अलग अलग भाषा होती है, तो उसके हिसाब से उनकी सुविधा के अनुसार हर क्षेत्र में जो ये ग्रंथ मिलते हैं वो अनेक भाषाओं के अंदर मिल जाते हैं। तो ये संस्कृति जो हमारी थी उसके दर्शन उन्होंने अनेक भाषाओं में किए। उन्हें विविध भाषाओं के माध्यम से मंच पर भी दिखाया गया, यानी जो विविध भाषाओं से इनको मंचन किया गया, लोगों के सामने प्रस्तुति की गई। अशिक्षित व्यक्ति भी इनका आनंद लेते हैं। अशिक्षित व्यक्ति कैसे आनंद लेते हैं इसका, कि रामायण और चौपाइयों की अनपढ़ व्यक्ति कंठस्थ नहीं करते, अपितु अवसर पड़ने पर प्रमाण स्वरूप उन्हें प्रस्तुत भी करते हैं। यानी जो लोग होते हैं जो उनको याद नहीं करते, बल्कि जब स्थितियां ऐसी उत्पन्न होती है तब वो इसको प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत कर देते हैं, यानी इसको आत्मसात किए हुए वो लोग, उनको पता है कि हमारी संस्कृति हमारी सभ्यता है, इसको हमने किस प्रकार लेके चलना आगे, तो वो सब उन लोगों को पता है। गरीब होते हुए भी ग्रामीण उन्हें अपनी धरोहर के रूप में बनाए हुए हैं। हमारे देश की जनता, उस समय की बात है, चाचा नेहरू के समय की बात है, उस समय जो ग्रामीण क्षेत्र था वो काफ़ी गरीब था, लेकिन उसके बाद में उन लोगों ने अपनी संस्कृति को अपनी धरोहर बना के रखा, यानी अपने जो उसको सम्मान के साथ रखा। जन जन में संस्कृति विरासत सुरक्षित है, यानी हर एक व्यक्ति है जो अपनी संस्कृति को अपनी विरासत के रूप में रखा हुआ है। तो ये प्रश्न है, इसके अंदर ये पूछा गया कि जन संस्कृति कहाँ दिखाई पड़ी, तो लेखक को जो चाचा नेहरू थे वो चाहते थे कि मैं अपने भारत की जो संस्कृति और जो सभ्यता है मैं उसके दर्शन करूं, इसकी बड़ी ललक थी उनको। तब वो देखते हैं कि जब वो भारत के महान ग्रंथ देखते हैं, तो जैसे रामायण हो गया, जैसे महाभारत हो गया, और वो पूरे देश के कोने कोने में उनको अलग अलग रूपों में देखते हैं, अलग अलग भाषाओं में देखते हैं। गरीब लोग भी उसका आत्मसात करते हैं, बड़े लोग भी करते हैं। तो उनको ये समझ में आया कि हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता यही है जिसको हर वर्ग के जो लोग हैं वो अपने धरोहर समझते हैं। वो गरीब होने के बावजूद भी अपनी संस्कृति को नहीं भूले हैं। इस प्रकार उन्होंने ये पाया कि हमारे देश की संस्कृति बड़ी ही विशाल है, बड़ी जो इसमें क्या है कि लोगों को एक सूत्र में बांधे हुए हैं। तो आज की वीडियो में ये इतने प्रश्न थे, और ये जो तलाश पाठ है ये हमारा यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा समझाए गए सभी प्रश्न आपको समझ में आए हैं। आपने इन सभी प्रश्नों को अपने नोटबुक में लिखने भी है और याद भी करने हैं, और इसके साथ ही इसके जो छोटे प्रश्न हैं, जो बहुविकल्प के प्रश्न हैं, उनको भी आपने याद करने हैं। तो आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।